हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सामाजिक आधार का मैंने एक पहला पार्ट बना दिया है। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में मैंने आपको समाज, समुदाय, समाजशास्त्र और सामाजिकरण पढ़ा दिया था। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन। पहले वाले पार्ट से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आज वाले पार्ट से कंपलसरी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर पिछले यूपी टेट और सुपर टेट की बात करें तो पिछले यूपी टेट और सुपर टेट में सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन से 3 क्वेश्चन आए। पिछले सुपर टेट में 2 क्वेश्चन आए इन तीनों टॉपिकों से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की। सामाजिक स्तरीकरण ठीक है दोस्तों। देखो, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? यानी जो समाज को विभिन्न वर्गों में बांटता है, यानी विभिन्न स्तरों में जो बांटा जाता है समाज को, वो सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। मैं थोड़ा लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो, सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाया जाता है। प्राचीन काल में समाज को चार भागों में बांटा गया था। एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। यानी सामाजिक स्तरीकरण वह स्तरीकरण होता है जो समाज को विभिन्न स्तरों में बांटता है और विभिन्न स्तरों में बांटकर सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाता है। यानी जो समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके जो व्यक्ति जिस लायक है उस लायक उस स्तर को देखकर एक सामाजिक जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना। लेकिन प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब नेक्स्ट लाइन से, लेकिन वर्तमान समय में समाज को व्यक्तियों की आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि के आधार पर बांटा जाता है।
यानी ऐसा होता था कि पहले तो ये बांटा गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन वर्तमान में क्या है कि व्यक्तियों की आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि के आधार पर बांटा है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पैसे वाला है तो उसे अच्छी वाली पैसे वाली समाज में रखा जाएगा, अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो उसे कम पढ़े लिखे वाली में, अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे ज़्यादा पढ़े लिखे, यानी समाज को विभिन्न वर्गों में बांटकर उस समाज को आगे ले जाया जाता है, वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि सामाजिक स्तरीकरण वह स्तरीकरण होता है जो समाज को विभिन्न वर्गों में बांटता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इतना ध्यान रखना है कि अगर समाज को बांटा गया है तो स्तरीकरण है, समाज के नियम कायदे कानून कर रहा है तो सामाजिकरण है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। ये पहले वाले वीडियो मैंने आपको बना दिया, दूसरी वीडियो में इसको पढ़ा रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके प्रारूप, सामाजिक स्तरीकरण के प्रारूप। इसके प्रारूप कितने? 4 हैं। पहला गुलामी, भूसंपदा, जाति, वर्ग, यानी ये इन प्रारूप के आधार पर पहले समाज को बांटा जाता था। अब उसके बाद आते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार। आधार दोस्तों उसे कहा जाता है कि किन किन आधारों पर हम समाज को बांट सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जैसे आधार, ये मैंने हेडिंग डाली यहां पर। पहला तो हम लिंग के आधार पर बांट सकते हैं, दूसरा शिक्षा के आधार पर बांट सकते हैं, व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं, आयु के आधार पर बांट सकते हैं, जाति के आधार पर बांट सकते हैं, राजनीति के आधार पर बांट सकते हैं, धर्म के आधार पर बांट सकते हैं, वर्ग के आधार पर बांट सकते हैं और अनुभव के आधार पर बांट सकते हैं। बांट तो सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्तरों पर बांट सकते हैं, पर मैंने इतना लिख दिया आपको समझाने के लिए। यानी समाज को ऐसा कोई स्तर नहीं जिसमें हम बांट नहीं सकते, विभिन्न स्तरों में विभिन्न आधार के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। यानी किस किस आधार पर समाज को बांटा जाता है? तो पहले वर्ग के आधार पर एक किशोरावस्था वाला वर्ग, एक बचपन वाला वर्ग, एक उससे प्रौढ़ वाला वर्ग, एक युवा वाला वर्ग, उन आधार पर बांटा जाता है। अब बात आती है कि एक होता है वृद्धावस्था वाला वर्ग, वहाँ पर अनुभव की बात होगी। एक होता है किशोरावस्था वर्ग, वहाँ पर एक काम करने की एक फुर्तीले टाइप की होगी। धर्म के आधार पर एक हिंदू धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है, एक सिख धर्म है, एक ईसाई धर्म है। ये सब इन आधार पर भी हम समाज को बांट सकते हैं। लिंग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, मेल और फीमेल। शिक्षा के आधार पर एक व्यक्ति बीटेक करा हुआ, एमटेक करा हुआ, एक व्यक्ति ने बीए किया है, तो शिक्षा के आधार कौन व्यक्ति ज्यादा पढ़ा हुआ, कौन व्यक्ति कम पढ़ा हुआ है, शिक्षा के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर कोई एक व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक व्यक्ति अपना रोजगार कर रहा है, तो शिक्षा व्यवसाय के आधार पर भी उसको बांटा जा सकता है। आयु के आधार पर एक व्यक्ति 60 साल का, उसको अलग रखना है, एक व्यक्ति 20 साल का, उसको अलग रखना है, एक व्यक्ति 30 से 40 साल का, उसको अलग रखना है। यानी उसको उसी के आधार पर बांटना है। जाति के आधार पर जाति भी होती है, जैसे जो मैंने अभी पहले पढ़ा था, समाज को प्राचीन काल में जो बांटा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहले जाति बांटी गई, तो उसके आधार पर। राजनीति के आधार पर, अब राजनीति के आधार पर कैसे बांटा जाए दोस्तों, कि हर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अच्छा पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अच्छा पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। अनुभव के आधार पर एक होती है वृद्धावस्था दोस्तों और एक होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ज़्यादा अनुभव नहीं होते, लेकिन वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था की बात करें या उससे प्रौढ़ से ऊपर की बात करें तो वहाँ पर अनुभव होते हैं।
अगर उसने ये पूछा कि सामाजिक स्तर को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है, तो जब भी इसका क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो सभी में आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आएंगे, उपयुक्त सभी आएगा। किसी भी आधार पर हम समाज को बांट सकते हैं। अगर उसने पूछा सामाजिक स्तर के प्रारूप कितने, 4 है, गुलामी, भूसंपदा, जाति, वर्ग, जो प्राचीन काल में इनको बांटा जाता था। आप इनको नोट कर लीजिए। यहाँ से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं सामाजिक स्तरीकरण से। ठीक दोस्तों, साफ कर दें, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके प्रकार। इसके 2 प्रकार, इससे कंपलसरी क्वेश्चन यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बांटे हम प्रकार, प्रकारवादी विचारधारा ने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला बंद स्तरीकरण, दूसरा मुक्त स्तरीकरण। यहां से कंपलसरी क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब उसके बाद आता है मार्क्सवाद के अनुसार। मार्क्सवाद के अनुसार इसने भी 2 भागों में बांटा है। पहला शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग या श्रमिक वर्ग। यहां से आपको क्वेश्चन एक कंपलसरी मिलेगा दोस्तों। अगर उसने पूछा कि सामाजिक स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, प्रकारवादी विचारधारा के अनुसार, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार। अब प्रकारवादी विचारधारा ने सामाजिक स्तर को कितने भागों में बांटा, 2, बंद स्तरीकरण, मुक्त स्तरीकरण। अब देखो दोस्तों, बंद स्तरीकरण किसे कहते हैं कि इस स्तरीकरण में व्यक्ति को एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी जाती है वो जीवन पर्यंत उसी में संलग्न रहता है। यानी व्यक्ति को जीवन में एक बार जो स्थान या स्तर प्रदान कर दिया गया वो जीवन पर्यंत उसी में रहेगा, उसका चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मुक्त स्तरीकरण क्या है, इसमें व्यक्ति अपने स्तर में परिवर्तन कर सकता है, अपनी आयु के आधार पर, अपने लिंग के आधार पर, अपने व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें वो चेंज कर सकता है। वो कौन सा होता है, बंद स्तरीकरण। अब शोषक वर्ग और पूंजीपत वर्ग कौन सा होता है, एक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रमिक वर्ग होता है, यानी एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। तो मालिक को क्या नाम दिया गया है, शोषक यानी पूंजीपत वर्ग, और शोषित यानी श्रमिक यानी नौकर। यानी मार्क्सवाद ने समाज को 2 भागों में बांटा है कि एक ऐसा समाज जो पूर्ण रूप से राज करता है और एक ऐसा समाज जिस पर राज किया जाता है, जो नौकर होते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कंपलसरी होगा पुटअप, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको लिखाता हूं। ठीक है, हेडिंग डालिए पहले बंद स्तरीकरण। देखो इस स्तरीकरण से तात्पर्य व्यक्ति को जीवन में एक बार जो
स्थिति या स्थान या स्तर प्रदान कर दिया जाता है, वह जीवन पर्यंत उसी में संलग्न रहता है। जैसे जाति। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों 68,500 में पूछा कि जाति कैसा समूह है? बंद समूह, बंद स्थिति, बंद समाज है। यानी व्यक्ति को एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी गई वो जीवन पर्यंत उसी में संलग्न रहता है। वैसे चेंज इसी में हो जाता है अभी तो, लेकिन जाति को हमेशा किस में रखा जाता है? बंद में। यानी इस वाले बंद स्थितिकरण में व्यक्ति को एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी जाती है वह जीवन पर्यंत उसी में संलग्न रहता है। कैसा है? बंद स्थितिकरण। दूसरा हमने लिखा था मुक्त स्थितिकरण। मुक्त स्थितिकरण देखो, इस स्थितिकरण में व्यक्ति अपनी स्थिति या स्तर में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है जैसे आयु, शिक्षा, व्यवसाय। यानी एक आयु 18 साल का, कुछ बाद वो 30 साल का हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। शिक्षा, आज उसने बीए किया है, कल जाके वो एमएड कर लेगा तो उसका चेंज हो जाएगा। व्यवसाय, आज वो कम व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस, आगे जाके वो अच्छा बिजनेस करेगा तो वो चेंज कर सकता है। यानी ऐसा कौन सा स्थितिकरण है जिसमें व्यक्ति अपनी स्थिति या स्तर में परिवर्तन कर सकता है? मुक्त स्थितिकरण। ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें व्यक्ति को एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी जाती है वह जीवन पर्यंत उसी में संलग्न रहता है? बंद स्थितिकरण। आप इसको नोट कर लीजिए, है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान रखना है आपको दोस्तों। यहाँ से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन 68,500 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। पहला, एक होता प्रकारवादी विचारधारा, एक होता संघर्षवादी विचारधारा और तीसरा होता संकलनवादी विचारधारा। विचारधारा, अगर इसके जनक की बात करें तो किंग्सले डेविस
मूर हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें दोस्तों तो इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। इसकी बात करें तो इसके जनक हैं दोस्तों मैक्स वेबर। ठीक है दोस्तों, अब इतना ध्यान रखना कि अगर उसने सामाजिक स्तरीकरण में सिद्धांतों की बात करी और ये पूछा है कि प्रकारवादी विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया, प्रकारवादी विचारधारा का सिद्धांत किसने दिया है सामाजिक स्तरीकरण में, तो आपको लगाना किंग्सले डेविस या मूर। अगर उसने पूछा संघर्षवादी विचारधारा किसने दी, तो आपको लगाना कार्ल मार्क्स। अगर उसने पूछा कि संकलनवादी विचारधारा के जनक कौन है, तो आपको लगाना है मैक्स वेबर। ये था दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण, यानी सामाजिक स्तरीकरण। फिर मैं एक बार बता दूं कि सामाजिक स्तरीकरण वह स्तरीकरण होता है जो समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करता है। प्राचीन काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन वर्तमान समय में समाज को उसकी आयु, शिक्षा, लिंग, धर्म, समुदाय, व्यवसाय के आधार पर बांटा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण 2 प्रकार आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने, एक बंद स्तरीकरण, एक मुक्त स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण दोस्तों वह स्तरीकरण होता है जो व्यक्ति को एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी जाती है वो जीवन पर्यंत उसी में संलग्न रहता है, जैसे जाति है। लेकिन मुक्त स्तरीकरण वह स्तरीकरण होता है जो समाज व्यक्ति अपने स्तर में परिवर्तन कर सकता है। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हम सामाजिक गतिशीलता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं समझो। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति या समूह का किसी दूसरी सामाजिक स्थिति या समूह में चले जाना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। यानी सामाजिक गतिशीलता उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी एक स्थिति या समूह से किसी दूसरे सामाजिक स्थिति या समूह में चला जाता है, गतिशीलता कहलाती है। यानी गति करना। आज आप अलीगढ़ में रह रहे हैं, उसके बाद जब आपका ट्रांसफ़र होकर आप आजमगढ़ या आगरा चले जाएं तो आप गतिशीलता करके वहाँ पर पहुँच गए। यानी किसी एक व्यक्ति का किसी एक समूह या स्थिति किसी दूसरे सामाजिक समूह या स्थिति में चले जाना गतिशीलता कहलाता है। इनकी एक डेफिनेशन है, पी सोरोकिन। किसके? पी सोरोकिन। देखो सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति या समूह का किसी दूसरे
सामाजिक समूह या स्थिति में चले जाना सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। ये पी सोरोकिन ने कहा। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना कि इनका कॉन्सेप्ट सबका पता हुआ आपको कि समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, समाजीकरण किसे कहते हैं, स्तरीकरण किसे कहते हैं, गतिशीलता किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको इनके कॉन्सेप्ट से आएगा। जैसे उसने कहा कि एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज तौर तरीकों को अपने व्यवहार में डालता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सामाजिक गतिशीलता। एक ये कहलाता है कि एक जो है वो समाज को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न आयु, लिंग, धर्म, समुदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना, वो क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, विभिन्न स्तरों में बांटना। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के एक सामाजिक स्थिति या समूह से किसी दूसरे सामाजिक स्थिति या समूह में चले जाना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। एक क्वेश्चन आपको यूपी टेट और सुपर टेट में यही मिलेगा कि इनके कॉन्सेप्ट से आपको समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, सामाजिकरण किसे कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेगा। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। किसी एक व्यक्ति का किसी एक सामाजिक समूह या स्थिति से किसी दूसरे सामाजिक समूह या स्थिति में चले जाना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है, इसके प्रकार लिखेंगे। अब आते हैं हम प्रकार पर। देखो इसके प्रकार इसके दो प्रकार हैं। पहला क्षैतिज गतिशीलता, दूसरा ऊर्ध्व या लंबीय गतिशीलता। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां पर वैसे लिख दे रहा हूं फिर और लिखूंगा समान स्तर में जाना, निम्न से उच्च स्तर में जाना। ठीक है दोस्तों, अब समझो। अब सामाजिक गतिशीलता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है क्षैतिज गतिशीलता, एक होती है ऊर्ध्व या लंबीय गतिशीलता। मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख दिया कि क्षैतिज गतिशीलता उस गतिशीलता को कहते हैं जब व्यक्ति किसी एक सामाजिक समूह स्थिति से किसी दूसरे सामाजिक समूह में समान पद पर जाता, समान समाज में जाता, समान स्तर पर जाता है, वो क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। यानी अगर एक स्तर से कोई व्यक्ति दूसरे स्तर में जा रहा है लेकिन उसकी स्टेज समान है तो कौन सी गतिशीलता कहलाएगी? क्षैतिज गतिशीलता। ऊर्ध्व या लंबीय गतिशीलता किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी एक सामाजिक समूह स्तर से किसी दूसरे सामाजिक समूह में उच्च पद पर जाता है, लंबीय गतिशीलता कहलाती है। अब जैसे एग्जांपल सपोज आप टीचर हैं हाथरस में और आपका ट्रांसफर होकर जब आप दूसरे कॉलेज में जाएं उसी पद पर टीचर बन जाएं तो कौन सी गतिशीलता है? क्षैतिज गतिशीलता है। ऊर्ध्व गतिशीलता, आप प्राइमरी के टीचर, आपका ट्रांसफर होकर आप जूनियर के हेड बन जाए, कौन सी गतिशीलता है? लंबे ऊर्ध्व। यानी निम्न से उच्च में जाए तो ऊर्ध्व है, क्षैतिज में समान स्तर में परिवर्तन होता है। अब इनको लिखते हैं। पहला क्षैतिज गतिशीलता। देखो इस गतिशीलता में व्यक्ति किसी
एक सामाजिक समूह या स्थिति से किसी दूसरे सामाजिक समूह या स्थिति में किसी दूसरे सामाजिक समूह या स्थिति में समान पद पर जाता है, कौन सी गतिशीलता कहलाती है? क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। दूसरी है ऊर्ध्व गतिशीलता। इस गतिशीलता में व्यक्ति एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक समूह में उच्च पद पर जाता है, वो कौन सी गतिशीलता कहलाती है? ऊर्ध्व गतिशीलता कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूं, आप आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन आपकी लॉटरी निकल आए तो आप अमीर की श्रेणी में आएंगे। इतना ध्यान रखना दोस्तों कि अगर क्षैतिज यानी समान स्तर की बात करें, यानी एक स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में समान पद पर चले जाएं, तो कौन सी गतिशीलता कहलाती है? क्षैतिज। ऊर्ध्व में क्या होता है कि जब एक निम्न स्तर से हम किसी दूसरे उच्च स्तर में चले जाएं। अब आपको एक बात ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे एक परिस्थिति ये और एक परिस्थिति ये है, जब आप इससे इस वाले पद में जाएंगे और समान होगा पद, यानी ये पद आपका समान है, तो कौन सी गतिशीलता है? क्षैतिज गतिशीलता है। ऊर्ध्व में क्या होता है, जब आप इस समाज से दूसरे समाज में जाएंगे, लेकिन इससे ये वाला पद कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, तो कैसा है? ऊर्ध्व गतिशीलता कहलाता है। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, अगर समान स्टेज हो, पद समान हो, तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना, तो क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगी। यानी निम्न से उच्च की बात हो तो ऊर्ध्व गतिशीलता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इनको नोट कर लीजिए। यहाँ से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थी गतिशीलता। अब सामाजिक परिवर्तन की ओर चलते हैं। अब चलते आगे दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन।
ठीक है दोस्तों। देखो सामाजिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये है सामाजिक परिवर्तन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज या परिवर्तन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहले की स्थिति में बदलाव या परिवर्तन। यानी सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना, समाज और परिवर्तन। यानी परिवर्तन उसे कहते हैं जब हम पहले की स्थिति में बदलाव लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उसके आधार पर उसमें किसी नए समाज को निरूपित करना, उसमें आरोपित करना कौन सा कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आप इसको देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में विद्यमान पहले की स्थिति या स्थिति में बदलाव लाया जाता है, जिससे किसी समाज को नवीन परिवर्तन से जागरूक करके उस समाज को प्रगतिशील बनाया जा सके। यानी सामाजिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो पहले से स्थित है, जो समाज है उसमें बदलाव लाना और उस समाज को नवीन परिवर्तन से अवगत कराकर उस समाज को प्रगतिशील बनाया जा सके। क्योंकि पहले की स्थिति में बदलाव या परिवर्तन आना क्या कहलाता, हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता। आप इसको नोट कर लीजिए। सामाजिक परिवर्तन से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा अभी, या तो इसके सिद्धांत से पूछेगा या इसके कारक से पूछेगा, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन कंपलसरी इसका आता ही आता है सुपर टेट में। देखो सामाजिक परिवर्तन में चार बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, सामाजिक परिवर्तन किन बातों एवं वस्तुओं में हुआ। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन
किन बातों एवं वस्तुओं में नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन का क्या परिणाम होगा। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के लाभ या हानि। जब भी किसी समाज में परिवर्तन लाया जाता है तो क्वेश्चन ये पूछा गया 2 से 3 बार दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन में कितनी बातों का अध्ययन किया, ध्यान रखा जाता है 4 बातों का। सामाजिक परिवर्तन किन बातों किन वस्तुओं में हुआ, सामाजिक परिवर्तन किन बातों वस्तुओं में नहीं हुआ, सामाजिक परिवर्तन का क्या परिणाम होगा और सामाजिक परिवर्तन के लाभ या हानि क्या होते हैं। ये आपको 4 बातों ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इतना ही पूछेगा किन बातों का अध्ययन, कितनी बातों का अध्ययन किया था, 4 बातों का अध्ययन किया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके सिद्धांत। अब चलते हैं इसके सिद्धांत। देखो दोस्तों, इसके सिद्धांत से दोस्तों कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला आपको लिखना है प्राविधिक सिद्धांत। इसके जनक हैं WF ऑगबर्न। इसके जनक कौन है? WF ऑगबर्न। दूसरा, चक्रीय सिद्धांत। इसके जनक स्प्रेंगलर। सोरोकिन, टाइनवी। ठीक है दोस्तों, इसके जनक कौन है? स्प्रेंगलर, सोरोकिन, टाइनवी। तीसरा आता है रेखीय सिद्धांत। इसके जनक ने स्पेंसर, कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। यहां से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कितने? 3 है। प्राविधिक सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत। प्राविधिक सिद्धांत के जनक कौन है? WF ऑगबर्न। प्राविधिक होता है तकनीकी, यानी तकनीकी कारणों से जिस समाज में परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं प्राविधिक सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं? कि जो एक चक्र में चलता रहता है, वो चक्रीय सिद्धांत। इसके जनक कौन है? स्प्रेंगल, सोरोकिन, टाइनवी। रेखीय सिद्धांत के जनक कौन है? स्पेंसर, कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। यहां से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि चक्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? ये वाला। रेखीय सिद्धांत के जनक कौन? ये वाले। प्राविधिक सिद्धांत के जनक कौन है? WF ऑगबर्न। शायद ये वाला क्वेश्चन है जो 68,500 में पूछा गया है कि प्राविधिक सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत कौन है? WF ऑगबर्न। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। पहला, विकासात्मक परिवर्तन। दूसरा, लहरदार परिवर्तन।
तीसरा चक्रीय परिवर्तन। ये 3 प्रकार का होता है। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? संबोधित 2000 है, ईयर कौन सी? सन 2000 है, मैं लिख दे रहा हूँ। अब 2000 है ये, इसमें परिवर्तन इतना था, फिर 2001 आई, इसमें परिवर्तन इतना था, फिर 2002 आई, तो इसमें परिवर्तन इतना था। यानी जो विकास वो चलता रहता, बढ़ता रहता है, उसे हम कहते हैं विकासात्मक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद लहरदार परिवर्तन कैसा होता है? सब बताइए। ये एक समाज है, कभी ऐसे, कभी अनुवृत्ति, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर। यानी कभी तो समाज में परिवर्तन हाई लेवल पहुंच जाता है, कभी बिल्कुल लो हो जाता है, कभी लो लेवल पाया जाता है, कभी हाई लेवल पाया जाता है। वो कौन सा परिवर्तन होता है? लहरदार परिवर्तन होता है। चक्रीय परिवर्तन कौन सा होता है दोस्तों? ऐसे चलता है। कैसे? अगर शब्द यहाँ पर जनसंख्या में कंट्रोल है तो बेरोजगारी में कमी आएगी, अगर जनसंख्या वृद्धि है तो बेरोजगारी ज़्यादा आएगी। यानी एक का दूसरे पर डिपेंड रहता है। वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है दोस्तों? चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। ये इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक। देखो कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो शिक्षा है, एक राजनीति है, एक व्यवसाय है, एक धार्मिक है, कानून है, लिंग है, आर्थिक है, आकांक्षा है, स्तर है, और क्या हो सकता है? व्यवसाय हो गया, लिंग है। यानी सामाजिक परिवर्तन बहुत प्रकार से हो सकता है। मैंने इतने लिख दिए और कई प्रकार से हर कोई ला सकता है, बहुत से कारक। अब स्तर कौन सा है कि शब्द आप कम लेवल में, मिडिल लेवल में हैं, आपने सोचा मुझे हाई लेवल में ले जाना है, तो आप अपने स्तर में बदलाव कर सकते हैं, विभिन्न स्तरों में बदलाव करके परिवर्तन ला सकते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन है। आपने ये सोच लिया कि मुझे IAS बनना है या मुझे सुपर टेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके एक जॉब लेनी है, तो अभी आपका स्तर कुछ और है, लेकिन आपने सुपर टेट अच्छे मार्क्स से प्राप्त कर लिया और आपकी जॉब लग चुकी है, तो आपने अपने स्तर में परिवर्तन करें। स्तर को देख के आपके दिमाग में परिवर्तन आया कि मुझे ये काम करना है। आकांक्षा, अगर आपके मन में ये ठान लिया आपने कि मुझे अब की बार सुपर टेट में जॉब लेनी है, तो आपका परिवर्तन हो सकता है। शिक्षा भी परिवर्तन लाती है। सबसे ज़्यादा जो एक इफेक्टिव कारक होता है समाज में, शिक्षा होती है। राजनीति पॉलिटिक्स में भी समाज में परिवर्तन आते हैं। अभी प्रधानी का चुनाव हुआ है, तो प्रधानी से पहले आपको बहुत वादे किए गए, ये है वो है, लेकिन कुछ प्रधान ऐसे भी होते हैं कि अपने वादों को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ प्रधान ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं करते। तो कौन सा? राजनीति। व्यवसाय के द्वारा एक समाज में कम से कम 2-3 पूंजीपति हैं, तो वो अपने समाज को आगे ले जाते हैं, तो व्यवसाय। धार्मिक समाज 2 प्रकार का होता है, एक बंद समाज, एक मुक्त समाज। एक समाज ऐसा है जो प्राचीन परंपराओं से चला आ रहा है, वो धार्मिक रूप उसको मानता है, लेकिन एक समाज ऐसा तो पढ़े लिखे में विश्वास करता है। कानून भी अगर सब एक समाज ऐसा है कि उसमें शराब, ड्रग्स और ये गांजा, चरस बेचा जा रहा है, लेकिन अगर कानून चाहे तो उसको बंद कर सकता है। अगर वो बंद हो जाएगा तो समाज में एक अच्छे नए समाज का निर्माण होगा। तो कानून का सारा। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल अपने हिसाब से कर सकता है, फीमेल अपने हिसाब से कर सकता है। आर्थिक, अब 2 प्रकार से होता है आर्थिक। एक गरीब होता है कि उसके घर में कुछ खाने पीने के लिए, तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, वो अपने समाज में परिवर्तन कहाँ से लाए। यानी ये एक समाज है और एक ये समाज है। ये समाज गरीब है और ये समाज अमीर है, तो ये गरीब समाज है, अपने समाज में कैसे परिवर्तन लाएगा, यानी इस समाज में रहने वाले व्यक्ति कैसे परिवर्तन लाएंगे। लेकिन अमीर व्यक्ति हैं वो अपने समाज में हर तरीके से परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आर्थिक, ऐसे लिंग। अच्छा, लिंग 2 बार लिख गया है, ये होता है, आप इनको नोट कर लीजिए। ये सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। बहुत सारे कारक हो सकते हैं, बहुत हैं, मैंने इतना लिख दिया। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो उपयुक्त सभी से पूछेगा दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं।
सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक, यानी सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से कारक हैं जो समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ दोस्तों, आपको ये समझना है। पहला, नवीनता का भय। दूसरा, सांस्कृतिक जड़ता। नेक्स्ट, निस्वार्थ। नेक्स्ट, पृथकता की भावना। और नेक्स्ट आता है साधनों की कमी। साधनों की कमी, यानी ये वाले कारक समाज में परिवर्तन लाने नहीं देते हैं। कैसे? अब नवीनता का भय कैसे कहलाता है कि एक समाज ऐसा है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये एक समाज है और एक ये समाज है। ये समाज हर नए परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये समाज ये चाहता है, नवीनता का भय समझना, कि अगर हमने किसी नवीन वस्तु को अपना लिया तो ऐसा ना हो कि हमारा स्तर और गिर जाए। तो हम नहीं चाहते, हम जिस समाज में जैसे रह रहे हैं हम उसी समाज में खुश हैं। हमें किसी नवीन परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई नया समाज नहीं चाहिए। उनको डर ये लगा रहता कि अगर हमने किसी नए समाज को अपने में अपनाया तो ऐसा ना हो कि वह समाज हमारे और समाज को गिरा दे और हमारा लो नीचे हो जाए। इस वजह से उसे नवीनता का भय रहता है, वो नए समाज को अपनाने से डरते हैं। सांस्कृतिक जड़ता, कुछ समाज ऐसे होते हैं जो उनके पूर्वज जिस समाज से चले आ रहे हैं वो उसी समाज में खुश हैं। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं भैया, हमारे पूर्वज जो हमारे माता पिता दादा जो भी थे, उन्होंने जिस समाज को माना था हम उसी समाज में खुश हैं, हम किसी नए समाज की जरूरत नहीं है। यानी वो पहले से जिस समाज में चले आ रहे, रूढ़बद्ध धारा में चले आ रहे हैं, वो उसी समाज में जीवित रहेंगे। वो सांस्कृतिक जड़ता। निस्वार्थ, अगर निस्वार्थ कैसे होता है कि अगर सपोज हम किसी व्यक्ति को बार बार ये कहते हैं कि भाई तू अपने बेटे को उस वाले कॉलेज में पढ़ा ले या अपने बच्चे को ये करा ले वो करा ले, अगर उसे हम बार बार कहते तो उसके दिमाग में सामने वाले के में ये फीलिंग्स आती है कि इसका कोई ना कोई स्वार्थ है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसको पैसे मिल रहे, ये मिल रहे। तो यानी जब एक व्यक्ति किसी दूसरे समाज को परिवर्तन के लिए राजी करता है तो उस समाज के दिमाग में ये धारणा आती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई ना कोई स्वार्थ हो जो हमें ये वहां पर लेके जा रहा है। वो कौन सा कहलाता है? निस्वार्थ। पृथकता की भावना ये कहलाती है कि वो जिस समाज में पहले से ही विद्यमान है, अलग रहना चाहते हैं, उसे किसी दूसरे समाज से कोई मतलब नहीं है। साधनों की कमी क्या होती है कि साधनों, कुछ समाज, एक समाज ऐसा उसमें साधन ही नहीं है तो कहाँ से परिवर्तन आएगा? ये सारे परिवर्तन बाधा उत्पन्न करते हैं। यहां से कंपलसरी क्वेश्चन आपको एक पुटअप होगा, 3 अपोजिट लेगा, 1 यहां से लेगा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का बाधक कारक है। 3 यहां से लेगा, 1 अपोजिट लेगा, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का बाधक कारक है। आप इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये थे दोस्तों यहां से। अभी मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं नोट डाल के, जो पिछले 68,500 में पूछी गई है, जो पहला सुपरटेट हुआ था, आपको यहाँ से मिल सकता है, शायद 69,000 में पूछी गई है। एक होता संस्कृतिकरण, एक होता आधुनिकीकरण, और एक होता पश्चिमीकरण। इन तीनों के जनक हैं डॉक्टर श्रीनिवास। यहां से जो 2 सुपरटेट हुए वहां से शायद या तो दोनों में पूछा गया या एक में कंपलसरी यहां से पूछा गया कि संस्कृतिकरण के जनक कौन? डॉक्टर श्रीनिवास। आधुनिकीकरण के जनक कौन? डॉक्टर श्रीनिवास। या पश्चिमीकरण के जनक कौन है? डॉक्टर श्रीनिवास। इन तीनों के जनक डॉक्टर श्रीनिवास हैं। ये था दोस्तों सामाजिक आधार का दूसरा पाठ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।